बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार आसिफ मलिक रियाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे तालीमी इदारों पर लगाई गई एक नई पाबंदी कह लीजिए ड्रेस कोड के हवाले से, या एक नया ज़ाब्ता अखलाक कह लीजिए, न्यू इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, जो कि जितनी भी खवातीन साजा उनके लिए भी, मर्द साजा के लिए भी, सब के लिए वो इम्प्लीमेंट होगा। उस पर हम बात करते हैं। ये तो आज का पहला मौजू जिस पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरा मौजू होगा हमारा, वो होगा पाकिस्तान में जो कारें, जो खास तौर पे हमेशा से हमारा एक मसला रहा है, कहा जाता है कि जहाँ पे बिग 3 ब्रांड्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्री को, उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी मेजर नहीं होने दिए। पाकिस्तान के क्या, अव्वल तो हमारी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं क्या पाकिस्तान में, खास तौर पर एक हादसा हुआ सरगोधा के करीब बखर एक्सचेंज पे, वहां के हवाले से हम बात करेंगे। भेरा एक्सचेंज, सॉरी, वहां के हवाले से हम बात करेंगे। गाड़ी के साथ क्या हुआ, 44-45 लाख की गाड़ी किस तरह दो हिस्सों में तकसीम हो गई, कैसे सिस्टम जैम हो गया, वो भी एक नई गाड़ी का। ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ गाड़ी परचेज करते हैं और उसके बाद अगर ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें जान के भी जाने का खतरा था, लेकिन साहब जो मालिक थे गाड़ी के वो बच गए। ये अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल में कोई नेक अमल काम आया होगा, वरना जो गाड़ी का हाल हुआ है, जिस तरीके से उसने 10 कलाबाजियां खाई हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल है किसी की जान बच जाना। लेकिन ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसमें बात जरूर करेंगे कि क्या पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से ये सब किया जा रहा है क्या, ये हमारा दूसरा मौजू है। लेकिन पहले मौजू की तरफ बढ़ते हुए प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे खवातीन असातिज़ा, मर्द असातिज़ा, जितने भी हमारे उस्ताद हैं, उन सब के लिए भी एक ड्रेस कोड मुतारिफ करवाया गया। अक्सर आप देखते होंगे पहले स्कूल्स में आप ड्रेस कोड करते हैं, कॉलेज तक भी ड्रेस कोड होता है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स भी ड्रेस कोड का थोड़ा सा उससे बालातर हो जाते हैं। लेकिन जितने भी विफाक के अंदर तालीमी इदारे आते हैं, तमाम तरह टीचर्स को इसके कंट्रोल में लाया गया है, इसके ज़ाब्ते में लाया गया है कि आपको इसका ख्याल रखना होगा। क्या क्या है जी? जीन्स, टाइट्स, टी शर्ट्स पहनना मना है जी। यही जीन्स और टी शर्ट्स मर्द हजरात के लिए भी मना कर दिया गया है। क्लास में अगर आप क्लास लेंगी तो आपको गाउन पहनना लाजमी है, लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको लैब कोट पहनना लाजमी है। मर्द हजरात अगर शलवार कमीज पहनेंगे तो पर वेस्ट कोट लाजमी है। खवातीन असातिज़ा को जो है वो एक छूट ये दी गई है कि वो स्निकर्स और सैंडल्स वगैरह पहन सकती हैं, लेकिन चप्पल नहीं पहन सकती। तो ये उसका जो बेसिक जो एक जाविया था वो मैं देने की कोशिश कर रहा था आपको कि बेसिकली हो क्या रहा है। ऑफिस के अंदर भी हम देखते हैं ज़ाब्ता अखलाक होता है। कुछ ऐसी यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स हैं जहां पे यूनिफॉर्म होता है प्रॉपर, लेकिन नॉर्मल ऑफिसेज में भी एक ज़ाब्ता अखलाक होता है। लेकिन एग्जैक्टली इन वर्ड्स में शायद मेरे ख्याल में डिफाइन नहीं किया जाता ड्रेस कोड। लेकिन ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत मेरे ख्याल में बड़ी कह लीजिए एक अचानक से पेशरफ्त है। तालीमी क्या इदारों का मयार इससे बेहतर हो जाएगा, क्या इसकी क्या वजह क्या है, इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, इस जानने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं जी। महनाज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एक्टिविस्ट हैं, औरत फाउंडेशन से भी ताल्लुक़ रखती हैं, इससे पहले भी एक दफ़ा वक्त दे चुके हैं मैं प्रोग्राम में। मैम को मैं वेलकम करूँगा। इसी के साथ साथ अम्मार अली जान साहब हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप अक्सर इनको देखते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, तज़कियाकार भी हैं। तो अम्मार भाई को भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैम सबसे पहले आपसे आगाज करूंगा इस बात का। आप सबसे पहले बताइएगा जो ज़ाब्ता अखलाक दिया गया है जितने भी विफाक के अंदर जो तालीमी इदारे आएंगे वहां पे टीचर्स के हवाले से, चाहे वो खवातीन हो चाहे मर्द हो, आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, होना चाहिए ज़ाब्ता अखलाक एक प्रॉपर? मुझे तो वो डेजा वो है ना, फ्रांसीसी फ्रेंच जुबान की टर्म है, तो मुझे तो डेजा वो हो रहा है, ड्राइवर का जमाना याद आ रहा है। अच्छा। वहाँ होता था टीवी करता ओढ़े, और आपको याद होगा मेहताब चन्ना का मशहूर शो था और हमने शो छोड़ दिया था। तो मुझे तो जब तक मैंने ये सुना, मुझे तो वही ज़ियादत का ही जमाना याद आ रहा है, तो फिर से यही कहानी बताई जा रही है। आप ये देखें, जहाँ तक कि गाउन और पहनने का ताल्लुक है वो तो ठीक है, हमारे जमाने में भी यूनिवर्सिटी में गाउन तक अंडरस्टैंड जो असातिज़ा थे वो ग्रीन कलर का गाउन पहनते थे और हम जो स्टूडेंट्स थे हम ब्लैक कलर का गाउन पहनते थे। ठीक है। लैब कोट की भी बात समझ में आती है कि भाई वो कुछ केमिकल ना गिर जाएंगे, वो तो लैब कोट, वो दूसरी बात। लेकिन ये कि ड्रेस कोड तय करना रियासत का काम नहीं है। ड्रेस कोड बनाना मतलब हुकूमत का काम नहीं है। जाहिर है कि इंसान अपने समाज जहाँ वो रह रहा है, अपने घर के लिहाज से, अपने बाहर निकलने के लिहाज से वो खुद ही एक मुनासिब ड्रेस पहन के निकलता है। उस पर ये पाबंदियां लगाना मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं। तो वजूहात क्या हो सकती है, क्या लॉजिक क्या हो सकती है इसके पीछे? हर कोई मतलब
मुनासिब लिबास पहनकर ही निकलता है कि तो अपना अपना वो है, किसी को शौक तो नहीं तो अपना मजाक बुनवाई ना करे, लेकिन इसमें कोई पाबंदियां लगाना या कुछ, ये मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, कल को आपको लग रहा है कि ये प्रमोट होगा आगे कल्चर, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जा सकता है? आपको क्या लग रहा है कि ये प्रमोट होगा या डिमोट होगा? ये तो लगता है कि वो सिविल सोसाइटी और तो इनकी समझ में आ रही है। ठीक है मैम आपको दोबारा कनेक्ट किया जा रहा है। आपकी आवाज हम तक पहुंचने में मेरे ख्याल में कुछ डिस्टॉर्शन है, आपको दोबारा कनेक्ट किया जा रहा है। जब तक मैं अमार अली जान साहब से कुछ बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई। वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अमार भाई, ये आपने एक नई पॉलिसी कह लीजिए, एक न्यू ज़ाब्ता अखलाक आपने देखा होगा जो कि यूनिवर्सिटीज़ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तमाम वफाकी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो इसके कंट्रोल में हैं। आप बताइएगा सबसे पहले, आप इस ज़ाब्ता अखलाक को कैसे देखते हैं ड्रेस कोड के हवाले से? देखिए, मैंने तो आज तक कोई ऐसी स्टडी नहीं पढ़ी कि कोई एक खास ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए ड्रेस का, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बच्चों की कोई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है या नहीं होती। मतलब हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, हमने कोई मतलब मिनी स्कर्ट्स में तो किसी को नहीं देखा, ना कोई शॉर्ट्स में आता था। वही जो लिबास होता है, कोई जीन्स भी अब हिस्सा बन चुकी है हमारे माशरे का बहुत अरसे से। तो कोई ऐसा शॉकिंग तो कोई चीज हो रही नहीं थी। अगर कोई हो रही है तो फिर हो सकता है हम आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन ऐसा कहीं और था नहीं। बाकी है कि जो असल बहसें होने वाली है हमारे स्कूलिंग सिस्टम की, उसमें 2-3 हैं। एक बड़ी बहस ये है कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत सारे बच्चे जो 500 रुपए माहाना फी वाले स्कूल में भी नहीं जा पा रहे, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ स्कूल हो चुके हैं 50,000 रुपए पर मंथ। तो आप देखिए 2 पाकिस्तान बन रहे हैं, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही। ये बहस नहीं हो रही क्या जो हमारे यहाँ मेयार है तालीम का, इसका मुकाबला दुनिया से क्या आप नेपाल श्रीलंका से भी नहीं कर पा रहे, यूनिवर्सिटीज भी आप पे डिक्लाइन पे हैं, उस पर बहस नहीं हो पा रही। अजीब और गरीब कल्चरल वॉर एक खेली जा रही है। मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि ये हमारा कोई, हम कुछ बहुत ज्यादा लिबरल हो गए हैं बाकी मुल्कों के मुकाबले में, कि जरूरत थी। जरूरत और चीजों की है, इन्वेस्टमेंट की है, डिबेट की है, प्लानिंग की है, क्रिटिकल थिंकिंग की है। उस सब को करने के बजाय बिल्कुल यूजलेस किस्म की बहसों में हमें लेकर जाया जा रहा है। जीन्स पहनेंगे नहीं पहनेंगे, वो कौन से कब का शलवार कमीज पहनेंगे, कल को ये भी हो जाएगा किस तरह की शलवार कमीज होगी, टखनों तक होगी नहीं होगी, आप क्लास शुरू करने से पहले क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। तो ये चीजें मैं ख्याल ये रिडिकुलस, आई मीन जिना साहब जो अटायर पहनते थे उस अटायर में लोग जा सकते हैं। अगर मतलब हमारा कल्चर कोई एक मोनोलिथिक कल्चर तो नहीं है। फातिमा जिना साड़ी पहनती थी तो वो पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा थी, वो क्लासरूम में जाके पढ़ा सकती थी कि नहीं। ये तो एक हम क्या एक कल्चर का एक इम्पोज कर रहे हैं, कोई एक यूनिफॉर्म व्यू जो कि पता नहीं किसके दिमाग में है। हमारा कल्चर में बहुत डाइवर्सिटी है, निकाब वालों को भी हक है, हिजाब वालों को भी हक है, जीन्स वालों को भी है, सलवार कमीज वालों को भी है। हमें कोई सिंगुलर डेफिनेशन नहीं देनी चाहिए कल्चर की, वरना हम बर्बादी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि ये पर्सनल इंसान का अपना फैसला होना चाहिए, उसने क्या पहनकर जाना है, चाहे वो नकाब करे, चाहे वो जिस तरह का ड्रेस पहने। सारी दुनिया में यही होना चाहिए। हम तो फ्रांस के भी खिलाफ इसलिए बोलते हैं ना, वो भी पर्सनल चॉइस को नहीं कर रहे, हम भी उसी तरफ अगर जा रहे हैं उल्टी तरफ। तो ये देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि कल्चर जो है, राना लियाकत अली खान हमारी फर्स्ट लेडी थी, तो वो साड़ी पहनती थी हमेशा। अब वो हमारे कल्चर का हिस्सा है या वो कोई इंडियन हो जाता है खुदा न खास्ता, या कुछ और हो जाता है। फातिमा जिन्ना का आप उठा के देख लें सारी तस्वीरें, आप जिन्ना साहब देख लें, वो यहाँ शेरवानी पहनते थे या वेस्टर्न सूट पहनते थे। अब वो चीजें ये सेकेंडरी हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों का सब्सटेंस क्या है, उनका कंटेंट क्या है, उन्होंने जिंदगी में किया क्या, उनका किरदार क्या था इस तारीख के अंदर। अब कपड़ों तक अगर हम रहेंगे लोगों के, तो फिर मेरे ख्याल हम कोई बहस को आगे बढ़ा सकेंगे, हम फंस जाएंगे। और यही हो रहा है हमारे साथ, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया मरीज पे पहुंच चुकी है और वो स्पेस वॉर्स हो रही है सब दुनिया में। हम यही अभी तक से तय नहीं कर पा रहे कि जीन्स पहननी है या सलवार कमीज पहननी है। दीज आर यूजलेस डिबेट्स। ठीक है, राइट। अच्छा, मैम ने ज्वाइन किया, प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा, मैम लाइन पर हमारे साथ। मैम वेलकम बैक। जी, आप कुछ कह रही थी, मैं चाहूंगा पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें मैम। जी, मैं यही कह रही थी, मतलब ये चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती है। अगर मुनासिब और नासिब लिबास पहन रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम। असल चीज ये अहमियत रखती है कि हमारी तालीमी इदारों का मेयार क्या है, हमारी यूनिवर्सिटियां दुनिया में किस नंबर पे आ रही हैं। यानी हमारे जो
500 से भी नीचे नंबर पे हम आ रहे हैं, बजाय बिल्कुल इसके ऐसा कि ही। हम तालीम पे जोर दें और इस पे जोर दें कि हमारा मेयार बढ़े, हम ये नॉन इश्यू में फंसे हैं। ये तो देखिए जाती मामला है, और कोई भी मैं नहीं समझती कि पढ़ा लिखा इंसान गैर माहौल पे कपड़े पहन के जाएगा तालीम में डाल। सब माहौल अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ केसेस हों मैम, ऐसे कुछ केसेस हों जिसमें कुछ असातिज़ा, चाहे मर्द या खातून, कुछ असातिज़ा अगर गैर एक्सेप्टेबल एक ड्रेस कोड कर रहे हैं, पहन रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, गैर इखलाकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होना चाहिए? भाई वो तो उनका अपना अदारा देखेगा ना, वो अपना अदारा देखेगा, जो ठीक है। इमीडिएट सुपरवाइजर है बैठा हुआ है, तो स्टूडेंट शिकायत करेंगे अगर कुछ ऐसा है। इसे हुकूमत को दखल देने की क्या जरूरत है, मेरी तो समझ में नहीं आ। अच्छा, दूसरा फिर ये अफगानिस्तान में हम अक्सर बात करते हैं, अभी एक पिक्चर भी कल भी बल्कि बात हो रही थी अब मोअज़्ज़िज़ गेस्ट से इस हवाले से, आपसे बल्कि मैं जिक्र कर लूँ, आज हमारा मौसम भी इसी हवाले से ही आज भी उनकी एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें मर्द हजरात जो खासतौर पर स्टूडेंट्स और ख़वातीन जो हैं वो लड़के लड़कियां अलग बैठे हैं, बीच में पर्दा लगा हुआ है। पहले तो कहा गया था जी वो तालीम शायद ही ना इजाज़त दी जाए ख़वातीन को तालीम हासिल करने की, लेकिन फिर खैर ये देखा कि हाँ क्लासरूम ओपन हो गया, बैठे में सारे, लेकिन फिर भी इस बात पर तनकीद की गई कि उनको अलग अलग क्यों बिठाया। तो आपको क्या लग रहा है कि वहां जिस तरह चीजें हो रही हैं उस पर हम बहुत सारा उंगली उठाते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं जी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो आपको नहीं लगता कि हमें पहले अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए, अपनी चीजों को देख लेना चाहिए, फिर दूसरों को पॉइंट आउट करना चाहिए? नहीं, हाँ जाहिर है कि तालीम तो अपने आप ही को देखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दूसरे के पत्थर वो उठाए जिसने खुद कभी कुछ ना किया हो, ठीक है। तो वो तो बात उस लिहाज से सही है। लेकिन ये कि जो हम फेमिनिस्ट हैं या जो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, कहीं तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन आपकी बात भी सही है कि सबसे पहले अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क के हालात सही करें। हाँ, हमें दूसरों की फिक्र पहले हो जाती है, अपने मुल्क में भी कुछ चीजें इस तरह की चल रही हैं। मैं उमैर बेग साहब को, प्रोफेसर हैं बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर भी हैं, मैं सर वेलकम करूंगा उमैर बेग साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। उमैर बेग साहब जी, दोबारा इनको कनेक्ट कीजिए। जी जी प्लीज 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 दोबारा कनेक्ट कीजिए। अच्छा उमैर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। उमैर बेग साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आप एक दफा दोबारा कनेक्ट कीजिए, मैं चाहूंगा कि उनकी मैं आवाज सुन सकूं। अमार अली जान साहब, हेलो जी अमार अली जान साहब। सर अच्छा, मैं ये थोड़ा सा इंटरनेशनल उस हवाले से बात कर रहा था, आपने भी फ्रांस का थोड़ा सा जिक्र किया, तस्करा किया, तो एक सिलसिला और भी है पाकिस्तान में। हमें जब हमारे मुल्क की अपनी जो चीजें हो रही होती हैं उसके ऊपर तो हम ज्यादा बात नहीं करते, दुनिया में क्या हो रहा है उसको हम बहुत ज्यादा उठाते हैं। जैसे फ्रांस के इशू पे हम बहुत बात करते हैं, अफगानिस्तान पे भी हम बात करने लग गए भाई, जो गो के उन्होंने कह दिया कि इस्लामी हुकूमत होगी, तमाम तर चीजों, उसके बावजूद भी हमारे ऐसा तबका है जिनको उनकी बहुत फिक्र है, लेकिन पाकिस्तान में ही अगर कुछ ऐसा होता है तो वो आवाज बहुत कम उठाई जाती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो है कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, लोग बोलते हैं, एक दूसरे को पढ़ रहे हैं। मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है, कंपैरेटिव ही होना चाहिए इंसान की जो एक सोच है, क्योंकि आप एक दुनिया के अंदर हो, आपका कंपैरिजन है बाकी से। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो कुछ एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की कल्चरल वॉर शुरू हो गई है, यानी और मसाइल हमारे कम हैं, जिस पर हमने कहा गुर्बत का मसला है, सेहत का मसला है, पानी खराब है, तालीम तबाह है, और हम बिल्कुल ही एक कल्चर के ऊपर चले गए हैं। वो भी एक डेफिनेशन जिसका मैंने आपको कहा उस मेयार पे कोई भी पूरा नहीं उतरता। वो चंद लोग के घर का कल्चर हो सकता है, यहाँ पे हर किसी का कल्चर एक नहीं है। जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल कायद-ए-आज़म की दी, या उनकी फैमिली की दी, या लियाकत अली खान और उनकी फैमिली की दी, या आप बहुत सारे हमारे लीडरान उठा के देख लें। वो अब या तो बंदा कहे कि वो कल्चर का हिस्सा नहीं थे पाकिस्तान को बनाने वाले लोग, ये तो खुदा न खास्ता कोई बात नहीं करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डेफिनेशंस ठीक करें, और हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करें। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हम तालीम को बिल्कुल एक कल्चर की नजर से देख रहे हैं, जबकि हमें मेयार और कंटेंट और किरदार की डेवलपमेंट उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलें। अब मेरे पास एक बहुत सीरियस पॉइंट है, वो इस पहले मैं पूरी आपकी बात सुन चुका हूं, उस पर वापस आता हूं। मैं जरा उमैर बेग साहब को पहले शामिल गुफ्तगू कर लूं। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उमैर भाई मुझे बताइएगा कि ये जो फैसला आया है, आप खुद भी एक प्रोफेसर हैं,
ये तमाम तर इंस्टीट्यूट्स पे ये फैसला जो है वो उनको मानना पड़ेगा, उसके दायरे इख्तियार में आएंगी तमाम तर इंस्टीट्यूट्स के। आपको एक कोड बता दिया गया बहैसियत एक मर्द उस्ताद, आप भी मेरे ख्याल में उस ज़मरे में आएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए? इट इज़ गुड, जिस तरह ऑफिस में होता है, हर जगह पे होता है, सरकारी इदारों में होता है, तो ये ठीक है या आपको लग रहा है नहीं यार कुछ ज्यादा एग्जैजुरेट कर दिया है? सबसे पहली चीज तो यह है कि देखें, हर प्रोफेशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और पूरी दुनिया में तमाम प्रोफेशंस और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आ रहे हैं और करते हैं। लेकिन अगर इस सिलसिले में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर ये इनिशिएट लिया है तो मेरी नजर में इसमें कोई हर्ज नहीं है। यकीनन इसके बहुत सारे फवाइद मौजूद हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले भी शायद गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन मैं पूरी बात चूंकि सुन नहीं सका हूँ, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि इस वक्त यहाँ डिबेट किस लेवल की डिबेट पे तो अभी कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन मैं चले बता देता हूँ, महनाज साहिबा भी कह रही है हमें इस पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। अमार साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीगर मसाइल पे फोकस करना चाहिए, ना कि कल्चरल वॉर का आगाज हो जाए। तो ये फिलहाल बात हो रही है, तो मैं आपका जाविया थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल मेरा जाविया से मुख्तलिफ है, क्योंकि देखिए मैं एज अ रिसर्चर भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी हैं। जी जी प्लीज। लेकिन सबसे जो स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वो ये है कि टीचिंग जो इन्वायरमेंट है या अकेडमिया है, उस अकेडमिया का बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, वहाँ लर्निंग जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके और स्टूडेंट्स के जो एटीट्यूड्स हैं वो बहुत पहले के मुकाबले में बेहतर हो सकें। तो अगर आप दुनिया के रिसर्चेस को उठा के देखते हैं, ये मैं आपसे कोई अपनी फीलिंग्स की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा हूँ या और जो आजकल आपने जो ये न्यूज सुनी है जिससे लोगों ने अपनी यकीनन फीलिंग्स का, अपने एक्सपीरियंसेस का जिक्र करना शुरू किया है। एज अ रिसर्चर मैं आपको ये बात बताऊं कि दुनिया के अंदर रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं और उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और नॉट ओनली इन द वेस्ट ईस्टर्न साइड, अगर आप वेस्टर्न साइड पर भी जाएंगे तो वहाँ पर ड्रेस कोड जो है वो मुतारुफ कराए जाते हैं। और ड्रेस कोड में एक बात समझनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ लोग समझते हैं कि ड्रेस कोड का मतलब कोई खास किस्म का यूनिफॉर्म है। इट्स नॉट द यूनिफॉर्म, बट ड्रेस कोड एक तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं और पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं। सेकेंडली बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ड्रेस कोड जो है वो दुनिया के अंदर मुतारफ कराए जाते हैं और उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म सोसाइटी को देखकर वहाँ बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी दुनिया के अंदर कोई ड्रेस कोड की जो है डेफिनेशन अगर मुअय्यन की गई है तो आप भी अपने पास उसी तरह का ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, अदरवाइज आप कहेंगे जी ये ड्रेस कोड नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ड्रेस कोड के देखिए अकेडमी का बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर लर्निंग है तो हमें सबसे पहला इम्पैक्ट ये लेना चाहिए कि किस तरह से एक स्टूडेंट्स को की नजर में जो वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ का स्टाफ है, उसकी रेपुटेशन और उनकी रिस्पेक्ट पहले के मुकाबले में बढ़े और उनकी जो मोरल वैल्यूज हैं वो पहले के मुकाबले में मतलब बढ़े। अच्छी ड्रेसिंग करने से आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर का ज्यादा, आपको यूं कह लीजिए कि उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा वाज़ेह होगी? देखिए ये मैं आपको बात बताता चलूं कि ये बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म की चीजें डिस्कस यहाँ पर आज पूरे दिन मैंने एक बात चैनल पर भी बात की है। वहां पर ये बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म की डिस्कशन लोग ले रहे हैं कि जी टीचर्स बड़े अगर अच्छा ड्रेस पहन कर आते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पर भी मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बात बताऊं कि यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बहुत हद तक पता होता है कि फॉर्मल ड्रेसिंग क्या चीज होती है, इनफॉर्मल ड्रेसिंग क्या चीज होती है। लेकिन टीचर्स आपको लग रहा है कि इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं? अच्छा नौबत क्यों आई होगी ऐसी पेश, क्योंकि आप खुद एक प्रोफेसर हैं, आप बताइए जरा। जी मैं आपको ये बात बताऊं कि यकीनन बहुत सारी जगहों पर ऐसी शिकायत मिली है, लेकिन मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि जो बड़े इदारे हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वहां पर इस किस्म की शिकायतें नहीं होती हैं। हम कराची के हवाले से बात करें या सिंध की बहुत सारी बड़ी जामियात हैं उनके हवाले से बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि कोई बहुत ज्यादा कोई इनफॉर्मली कोई घूमता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि इतना मैच्योर एक प्रोफेसर होता है या इवन टीचर्स होते हैं, इतने मैच्योर होते हैं कि उनको ये अंदाजा होता है कि वो कौन सी ड्रेसिंग है जो कि फॉर्मल कंसीडर की जाती है, कौन सी इनफॉर्मल कंसीडर की जाती है। तो मेरे ख्याल है कि डिफरेंस बड़ा क्लियर है, लेकिन चूंकि पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन चुका है इसलिए लोग उस पर डिबेट और बातचीत कर रहे हैं कि जी टीचर के ड्रेस अब अच्छे होने से फर्क पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि होना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ एक और बात भी ऐड कर दूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक बिजनेस मैनेजमेंट से है और मेरा हमने जो लोग तैयार करने हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करने हैं, तो हमें खुद एज अ रोल मॉडल बनना पड़ता है ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी कल को जिन्होंने कॉर्पोरेट्स को ज्वाइन करना है वो वहाँ की कंडीशंस को, उनकी फॉर्मल ग्राउंड्स को समझ सकें। तो आप देखें कि जो हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेज के या फैकल्टी के जो लोग होते हैं उनको तो हमने ट्रेन इस बात पे करना होता है कि आपने ड्रेसअप कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने कल को जो है वो कॉर्पोरेट की दुनिया में जब कदम रखना है तो उन्होंने तमाम चीजों को फेस करना है। तो हम कैसे उनके सामने अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर पेश ना करें जो आगे जाकर वो खुद उसको कंटिन्यू ना कर सके। तो मेरे ख्याल है कि और बल्कि ठीक है, ठीक हो गया। मैं महनाज साहिबा, मैम महनाज साहिबा मुझे सुन सकती हैं? हेलो
जी आ रही जी है, जी जी आवाज जी आ रही जी आ रही। जी मैना साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि देखिए, रोल मॉडल होते हैं टीचर्स। अगर फॉर एग्जांपल टीचर्स बहुत ज्यादा बन ठन कर आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी ड्रेसिंग करते हैं जो स्टूडेंट्स उनसे कैच करते हैं, फिर स्टूडेंट्स भी तालीम से अपना फोकस हटाकर ड्रेसिंग और उस तरफ खुद को संवारने में लग जाते हैं, तो आपको ये बात कुछ वैलिड लगती है, लॉजिकल लगती है ये बात कि टीचर्स को देखकर, क्योंकि स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, रोल मॉडल टीचर्स हैं, तो कहीं तालीम से उनका फोकस हटकर बनने संवरने और अपनी ड्रेसिंग को निखारने में चला जाएगा? नहीं, देखिए टीचर्स को भी जहां तक मैंने देखा है, वो एक नॉर्मल महज़िब सूटेबल हुलिये में आते हैं, जो कि आना ही चाहिए। ठीक है। ये कोई एक्सेप्शनल होंगे जो बातें जो आपने कहीं देखा, मैंने कम से कम नहीं देखा। मुझे तो सारे टीचर्स महज़िब और नॉर्मल लिबास ही में नजर आए आज तक जो मैंने देखा। और जो असल बात है कि भाई वो स्टूडेंट्स की काबिलियत बढ़ाएं, स्टूडेंट खुद भी काबिल हों और स्टूडेंट्स की काबिलियत बढ़ाएं, उस चीज पे हम जोर नहीं देते हैं। और यानी अब पहले तो रूहानी वालिदैन कहा जाता था टीचर्स को, और उनकी कितनी इज्जत होती थी। तो अगर वो इज्जत कम हो गई है तो वो इसकी वजह से नहीं हुई है, ड्रेसेस की वजह से। वो मतलब मादियत प्रस्ती इतनी बढ़ गई है कि पैसा पैसा, मतलब टीचर्स को भी सिवाय पैसे के और कुछ नहीं, वालिदैन को भी ये कि हम इतने पैसे दे रहे हैं। तो वो इज्जत खत्म जो हुई है वो मादियत प्रस्ती की वजह से हुई है। उसका ये जो लिबास से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि लिबास तो हर कोई नॉर्मली पहन, जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो मुनासिब साफ सुथरा मुहज्जब लिबास पहनकर ही निकलता है। मैंने तो यही देखा, मैंने सारी उम्र जॉब की है और मुझे पता है कि घर से जब लोग निकल रहे हैं तो ठीक ठाक मुहज्जब हुलिये ही में निकलते हैं। तो वो तो इशू ही नहीं है। इशू ये है कि असातिज़ा जो है वो उनकी अपनी काबिलियत क्या है, वो स्टूडेंट्स की कितनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। हमारी यूनिवर्सिटियों का क्या स्टैंडर्ड है, हमारे तालीमी अदारों का क्या स्टैंडर्ड, उस पर बात नहीं होती। ये तो नॉन इशू है। लिबास और ये वो ज़ाहिर जो निकलेगा घर से मुनासिब मुहज्जब लिबास पहन कर ही निकलेगा। लेकिन जो असल बात है उस पर कोई बात नहीं करता। जब देखिए 60s में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनका इतना अच्छा स्टैंडर्ड था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो उस जनरेशन से हूँ। 62 और 60s में जो गवर्नमेंट स्कूल है, जिन्हें पीले स्कूल कहा जाता है, उनके बच्चे टॉप करते थे। वहां दाखिले लेने के लिए वालिदैन की इतनी ख्वाहिशमंद होते थे कि हमारे बच्चों को जैकब लाइन गर्ल्स स्कूल में लड़कियों को दाखिला मिल जाए फलां में, क्योंकि उन गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे टॉप करते थे उस जमाने में 60s में। तो सोचने की बात या डिस्कशन करने की बात ये कि आज वो मेयार क्यों नहीं रहा। आज वो पीले स्कूलों में गरीब भी नहीं अपने बच्चों को भेजते क्योंकि वहां कोई पढ़ाने वाला नहीं। जो हमारे असल इशू है उन पे तो हम बात नहीं करते। ये तो नॉन इश्यूज है। भाई किसका दिमाग खराब है कि वो फजूल किस्म के कपड़े पहन के बाहर निकलेगा। जाहिर इंसान अपनी हैसियत, माली हैसियत के मुताबिक मुनासिब महज़िब लिबास पहन के ही निकलता है घर से। मैं तो ये समझती हूँ। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे डेजा वो हो रहा है, ये मुझे तो ज़ियाउल हक का ज़माना। अच्छा, आपको ज़ियाउल हक का दौर लग रहा है, इस तरह की पाबंदियां और इस तरह की तमाम तर चीजें। अच्छा अमार भाई, मैं थोड़ा सा आपसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा एक दफा आपसे मजीद बात करूं। मुझे ये बताइएगा कि देखें, मजहबी एक जिस तरह अफगानिस्तान की हमने बात की तो उन्होंने कहा जी कि हमारा इस्लामिक रिपब्लिक है अफगानिस्तान, तो वहां पे वही लॉस फॉलो होंगे। पाकिस्तान में जब उन्हीं लॉस को इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है तो फेमिनिस्ट की तरफ से, बहुत सारे ऐसे नाक़िदीन की तरफ से, एक्टिविस्ट की तरफ से ये कहा जाता है जी कि इंसानों की अपनी मर्जी होनी चाहिए, रियासत को इख्तियार नहीं है, जबकि ये भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही है। लेकिन थोड़ी सी भी अगर चीजें, अभी मना नहीं किया गया लड़कियों को पढ़ने से, अभी कोई सख्तियां नहीं हुई हैं, थोड़ा सा भी उसमें कोई फर्क आता है तो एक रिएक्शन नजर आता है इस हवाले से। तो आप इसको कैसे देखते हैं, मजहबी पहलू को? देखिए, पहले तो मैं जरा इस बात पे जो अभी मैना साहिबा ने बात की उसको रिएट्रेट करूंगा। कोई ऐसी कोई बेहूदगी हमारे स्कूलों में नहीं हो रही। हमारी यानी जो हम मैं भी प्रोफेसर हूँ, हमारे कॉलीग्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूलों में भी मैंने पढ़ाया है, तो ऐसा तो मैंने कोई माहौल नहीं देखा कि वहाँ कोई नाइट पार्टीज हो रही हैं या इस तरह का मामला हो रहा है। एक मुनासिब, जिस तरह पाकिस्तान में लोग होते हैं, औरतों को खुद भी पता होता है क्या ठीक है क्या नहीं है, वो उसी हिसाब से निकलती हैं। तो मुझे नहीं पता कौन सा पाकिस्तान है जो जिसके खान साहब को जिसका इल्म है जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, या तो उसको सामने लाया जाए। क्योंकि हम तो प्रॉब्लम्स आपको बता रहे हैं जो है कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसके ऊपर बात नहीं हो रही और ये कल्चरल वॉर हो रही है। दूसरा जो इस्लाम वाली बात है, बिल्कुल सारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन एक पूरी डिबेट है, तारीख में डिबेट रही है कि किस जो इंटरप्रिटेशन है वो एक नहीं है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ये तो ना सिर्फ उसके अंदर इशू है कि जी कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस तरह से इस्लाम को देख रहा है, बल्कि साथ साथ रिफॉर्म का एक पूरा अमल है। इकबाल साहब क्या कहते थे, इकबाल के अपने टाइम पे कितने ज्यादा डिफरेंसेस थे बाकी मुसलमानों से, वो तो आपको मालूम है, होना चाहिए।
तो ये चीज, ये कोई मोनोलिथ नहीं है। जब आप ये कह देते हैं हमारा कल्चर, हमारा मजहब, तो ऐसे लगता है जैसे जो एक बंदे का शायद कोई कल्चर है जिसपे सबको इत्तेफाक है, लेकिन इम्प्लीमेंट सही तरह नहीं हो रहा। ऐसा है नहीं, डिबेट है माशरे में, और जब ये बात की जाती है कि हमारा है और या कोई सिंगुलर चीज है, तो फिर वो अक्सर औकात वो चीजों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो जनरल ज़िया की एग्जाम्पल दे रही है बिल्कुल ठीक दे रही है। ऐसे नहीं कि जनरल ज़िया से पहले लोग मुसलमान नहीं थे। जनरल ज़िया ने एक वर्जन ऑफ इस्लाम को इम्पोज किया। आज तालिबान भी ये कर रहे हैं, कहीं और भी अगर हो रहा है। टर्की का इस्लाम अलग है, लेबनान का इस्लाम अलग है, जॉर्डन का इस्लाम तो इस्लाम है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में हमेशा फर्क होता है। और ये तो हमारे मजहब की खासियत है कि इसके अंदर एक डिबेट की इतनी गुंजाइश है, इसके अंदर डिफरेंस की इतनी गुंजाइश है, वरना इतना मजहब फैलता ना जिस तरह फैला। तो आई थिंक इसके ऊपर एम्बेरस होने के बजाय हमें इस डाइवर्सिटी को, प्लुरैलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए। और किसी को हक नहीं पहुंचता कोई कहे यार ये इस्लाम है या ये कल्चर है, ये तारीख है और ये सब ने फॉलो करना है। इससे तो सिर्फ आप टिरनी बढ़ाएंगे, आप ज्यादा जुल्म को फरोग देंगे, आमरीत को फरोग देंगे, जो बहस की गुंजाइश है वो कम होती जाएगी। और यही इस वक्त हो रहा है कि हमारे कल्चर के नाम पे आप इस कल्चर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का भी चलना मुश्किल होगा, फातिमा जिन्ना का चलना मुश्किल होगा, राना लियाकत साहिबा का चलना मुश्किल होगा, जो कल्चर की डेफिनेशन इस वक्त दी जाए। ठीक हो गया। मैं ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब, सर जी सर, ये देखिए मजहबी पहलू भी बीच में आ जाता है। जब भी पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए या कोई भी लॉ रियासत की तरफ से इम्प्लीमेंट होता है, तो उसका मेन जो मुझे एक लॉजिक लगती है वो यही है कि रियासत में जो एक फहाशी का एक एलिमेंट जो है वो फैलता जा रहा है। फिर बच्चों को जिस कदर उससे दूर रखा जा सके, गो के मोबाइल और तमाम तर इंटरनेट और चीज़ों तक रसाई जिस तरह मिल चुकी है, ये चीज़ें बचने वाली नहीं है। खासतौर पर मीडिया, जिस तरह की सीरीज आ रही हो, तमाम तर चीज़ें। और मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह देखते हैं इसको? क्या ड्रेसिंग जो है टीचर्स की, अगर वो गैर मुनासिब है, तो क्या ये रीजन हो सकता है? इस्लामी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, इस्लामी पहलू से ये रीजन हो सकता है फहाशी फैलने का या माइंडसेट खराब होने का बच्चों के? सबसे पहली चीज तो मैं जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं, मैं उन्हीं की बात को इंडोर्स करूंगा। और बहुत हद तक डॉक्टर मेहनाज साहिबा ने भी बहुत सही बात की है कि हमें बज़ाहिर ऐसा नहीं नजर आता कहीं पर कि कोई टीचर जो है वो फहाशी फैला रहे हैं या इस तरह के कोई ड्रेस कोड या इस किस्म की कोई ड्रेसिंग कर रहे हैं जिससे कोई मोरली जो है चीजें खराब हो रही हैं। देखें, ये जो मैंने समझी है बात और जो मैं समझ रहा हूँ, ये थोड़ी सी चीजें गलत डायरेक्शन में जो है वो डिस्कशन मेरे ख्याल चली गई है। ये ड्रेस कोड होना ये कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप भी इतने ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं यहाँ पर लोग, और कि जी वो हम डिस्कशन का मामला खत्म हो जाएगा या लोगों को की जो फ्री विल खत्म हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनाया जा रहा है, बल्कि एक अच्छा ड्रेसअप होने के लिए कहा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप रिलीजन को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लें या उनसे कहें कि जी हमारी कोई ज्यादा रिलीजियस सोसाइटी हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल ड्रेसिंग के लिए कहा गया है। और ये जो बात अभी हमारे एक दोस्त ने कही थी कि वो कौन से इदारे हैं जिनको सामने लेकर आया जाए, तो यकीनन ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, और इसके लिए कोई अलग से प्रोग्राम आप जरूर करें तो यकीनन इस तरह की चीजें सामने आएंगी। लेकिन जहां तक ड्रेस कोड की बात है तो इसको इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसमें चीजें लिखी गई हैं वो बहुत बेहतर चीजें हैं, उसमें से लोग अमूमन पूरी करते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारे स्कूल का लेवल है, आप सब जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं और भी बहुत सारी जगहों पर अगर ये एक लाइनअप कर दिया जाता है तो चीजें बेहतर ही होंगी, इससे बुरी नहीं होंगी। और मैंने आपसे कहा कि ये कोई हमारा मसला नहीं है कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज है, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, दुनिया की डेवलप कंट्री से बात कर रही हैं। अच्छा, और जब वो बात कर रही होगी तो वो रिलीजन कॉन्टेक्स्ट को बात नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया में रिसर्चेस उठा के देख लें जहां पर इन चीजों पर बात की जाती है और जिसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये एक साइकोलॉजिकली फैक्ट है और हमारा भी एक प्रोसेस चल रहा है। ये लेट्स सी हम कहां जाके खड़े होते हैं। हम कुछ रिलीजियस भी, कुछ कल्चरल, कुछ वेस्टर्न, कुछ ईस्टर्न, पूरे एक मिलाप के साथ हम भी इस सफर का हिस्सा बने हुए। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है। मौजूद मेहमानों से मैं चाहूंगा इजाजत, मुझे आगे दूसरे मौजू की तरफ जाना है। महनाज रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे लिजान साहब बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद दूसरे मौजू पे बात करते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। जरा बात करेंगे पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से। अक्सर
हम इस बारे में कोई ना कोई खबर सुनते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट से रिलीफ मिल गया, कभी प्राइसेस बढ़ गई, फिर रिलीफ मिल गया, फिर भी प्राइसेस बढ़ गई, गरीब की पहुंच में गाड़ी आने वाली है, कब आएगी, कैसे आएगा, गवर्नमेंट इस बजट में भी छूट दिया। लेकिन उसके बावजूद जो मेन मुद्दा है इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, वो है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। पाकिस्तान में जो कारें मिलती हैं उनकी क्वालिटी क्या है? लाइक हम जो इतनी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह पहले मैंने कहा था एक बिग 3 का एक लेबल लग गया था पाकिस्तान में कि जी 3 कंपनीज हैं, इसी वजह से कभी स्टैंडर्ड हमारा अच्छा नहीं हुआ। मैं गाड़ियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन छोटे छोटे 6-8 लाख की में गाड़ियां वो मिली करती थी मेरे ख्याल में, जिसका 3 से 4 हद से हद जो है वो लाख भी अमाउंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने खरीदी और अब भी खरीदते थे। उसके बाद स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन उठा तब जब नई ऑटो पॉलिसी आई पाकिस्तान में 2016 से 2021 तक, वो काबिल अमल रही। उसके बाद उसमें हमने देखा कि कुछ नई कंपनीज, नए ब्रांड्स शामिल हुए। नए ब्रांड्स के आने से कुछ क्वालिटी में बेहतरी आई, लेकिन पाकिस्तान का अपना स्टैंडर्ड क्या है? किस स्टैंडर्ड की गाड़ी पाकिस्तान के रोड पर चल सकती है, किस तरह की गाड़ी नहीं चलनी चाहिए? अगर एक कंपनी एक प्राइस पर गाड़ी सेल कर रही है तो उसका फॉर एग्जाम्पल जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा? क्या उसके अंदर जितने भी बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो भी इक्विपमेंट है उसके अंदर बेसिक जो हमारी जो क्वालिटी का एक कह लीजिए कि एक पैरामीटर है, क्या वो उसको मीट कर रही है? क्या वो उस पैरामीटर के जमरे में पूरा उतर रही है? रोड उसको अलाउ करना चाहिए? कैसे तमाम तर चीजें होती हैं, इट्स वेरी क्वेश्चनेबल। हमेशा हम इस बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन बेहतरी अब तक तो नजर नहीं आई है। कुछ बेहतरी इस दफा बजट में नजर आई, लेकिन सेफ्टी के हवाले से कोई मेरे ख्याल में पॉइंट्स अब तक भी वाजे नहीं है कि क्या गाड़ी में होना चाहिए, एयरबैग्स होने चाहिए, किस तरह का मटेरियल यूज होना चाहिए, एक्सीडेंट से वो कितना शॉक प्रूफ होनी चाहिए, किस तरह के टेस्ट होते हैं उस गाड़ी पे। आप बाहर की गाड़ियां अगर लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस तरह के टेस्ट इतनी पावर से एक्सीडेंट करवा के तोड़कर, मुख्तलिफ वीडियोज यूट्यूब पे भी देख सकते हैं किस तरह गाड़ी को टेस्ट किया जाता है। क्या पाकिस्तान में टेस्ट किया जाता है? टेस्ट किया जाता है तो उनके टेस्ट क्या अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या इनके अपने पेजेस पे? नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये अच्छा, अब जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साथ साथ, और अभी देख भी रहे थे कि पाकिस्तान में जो एलीट क्लास में, एलीट मॉडल की बात कर रहा हूं, जो 45 लाख तक की जो गाड़ी है, 10th जनरेशन एक गाड़ी है जो कि कंसिडर की जाती है वन ऑफ द लेटेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च की गई, एक जनरेशन अब पीछे। लेकिन उसके बावजूद उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट किस तरह होता है जी? 125 की स्पीड पर, जो महंगी गाड़ियां होती हैं, मैं महंगी इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि लोग समझ जाएं कि बहुत महंगी गाड़ी की बात हो रही है, स्क्रीन पर भी आप देखेंगे। तो जब आप क्रूज कंट्रोल का बटन दबाते हैं, बहुत सारे लोग, आवाम ऐसी है जो शायद क्रूज कंट्रोल को ना जानती हो। क्रूज कंट्रोल का यह मतलब है कि आपने गाड़ी का बटन दबाया, आपने एक स्पीड सेट की, कंट्रोल सेट किया कि 125 पे गाड़ी चलनी चाहिए, अब गाड़ी खुद 125 की स्पीड पर चलती रहेगी। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, फ्यूल नहीं आपका जाया होता, आपका ध्यान जो है वो बार बार आपको गाड़ी हिलानी नहीं पड़ती, गाड़ी खुद ऑटो लेन में चलती है। लेकिन वो क्रूज कंट्रोल हटाने के बाद गाड़ी फिर आपके कंट्रोल में आ जाती है, आप ब्रेक भी दबा सकते हैं, आप खुद मैनुअल उसकी गियरिंग कर सकते हैं, स्पीडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उन साहब ने, जिस साहब की वीडियो आपको भी नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, जब ये भेरा इंटरचेंज पर मौजूद थे, इन्होंने क्रूज कंट्रोल 125 की स्पीड से जब हटाया, उसको ऑफ किया, तो गाड़ी का सिस्टम जैम हो गया। ये मैं नई गाड़ी की बात कर रहा हूं पाकिस्तान में, जो 45 लाख तक की 4.5 मिलियन की गाड़ी अवेलेबल है, किसी छोटी 5-10 लाख गाड़ी की बात नहीं हो रही है। और वहां पे जब गाड़ी वो उसके कंट्रोल से चली गई तो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो 10 कलाबाजियां खाकर गाड़ी गिरती है, उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो सूरत हाल है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं, किस बुरी तरीके से इस गाड़ी का जो हशर हुआ है। क्या इस गाड़ी का टेस्ट हुआ है? क्या ये जो पाकिस्तान की मशहूर तरीन कार भी मैं इसको कहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े मीम्स बनते हैं इस गाड़ी के हवाले से, ये वही गाड़ी है जो बहुत मकबूल है, लेकिन क्या मकबूलियत ही इसकी प्राइस है? क्या इसकी मकबूलियत या सोशल मीडिया पे मकबूल होना ही इसकी प्राइस डिफाइन करेगी? दिस इज अ वेरी अलार्मिंग क्वेश्चन और सिचुएशन जिसके ऊपर सवाल बिल्कुल बनता है। तो आज मेरे मौजूद मेहमानों में हमें सबसे पहले जो ज्वाइन करेंगे जी, वो फरहान अयूब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी में इसलिए कहूंगा क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बड़े एक्सपर्टीज रखते हैं, एक्सपर्ट हैं ऑटो के मामलात में। अक्सर इनके कॉलम्स भी शायद आपकी नजर से गुजरे हों, पाकिस्तान में माजी में किस तरह की गाड़ियां आती रही हैं, क्या सिलसिला रहा, उस हवाले से भी अक्सर बात करते नजर आते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। और एक बड़ी नामवर शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। फरहान अयूब साहब को सबसे पहले मैं वेलकम कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। जी वालेकुम सलाम। फरहान भाई सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपके साथ साथ अभी कुछ ही देर में अहमद जवाद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को फैलाया।
खुद पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस पे क्वेश्चन उठाया, उनसे भी हम बात करेंगे। फरहान, पहले आपसे जरा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लें, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में क्या कोई पैरामीटर सेट हैं सेफ्टी के हवाले से कि एक गाड़ी जो पाकिस्तान में रोड पर आएगी, कोई भी कंपनी आएगी तो उसको ये जो पैरामीटर्स हैं, ये बेसिक सेफ्टी गैजेट्स का ख्याल रखना है, कुछ ऐसा है हमारे पॉलिसीज में? असल में कुछ दिन पहले शायद आपको पता चला होगा कि कुछ पॉलिसी अनाउंस हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। 2021 जून तक अगर आप जो है इसमें अपनी प्रोडक्शन जो कंपनीज है उनको रिलीज किया गया था ना, ठीक है। तो उस दौर की वजह से उसमें जो है ना बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज है जो है ना मतलब यूनिट लगाना शुरू कर दिए, लेकिन कोई एसओपी मतलब जो प्रॉपर तरीके प्रोडक्शन की जो क्वालिटीज को चेक करने का होता है उसको नहीं फाइल किया गया। और वो इस दौर में लग गया कि हम बस जून 30 से पहले जो है ना अपने यूनिट अपने इंस्टॉल कर दें पाकिस्तान के अंदर, और अपनी प्रोडक्शन जो हमें गवर्नमेंट ने रिलीज दिया है उसको अवेल करने के चक्कर में उन्होंने जो है चीजों को मतलब जल्दी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि मतलब जब आप कोई भी चीज, अगर आपके पास कोई प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन के प्रॉपर उसको जो है नहीं ख्याल किया जाएगा, आप सिर्फ प्रोडक्शन पे लग जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो उसको कंट्रोलिंग उस से निकल जाती है। अब हम लोकल प्रोडक्शन यूनिट जो है मतलब जो हमारे पाकिस्तान में टोयोटा है, सुजुकी और होंडा और भी मजीद जो यूनिट आने वाले हैं, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं कि उनको जो है मतलब इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन लगाई जाए, मतलब उनकी जो पार्ट्स हैं या दूसरी चीजें उसकी क्वालिटी चेक करके सारी चीजें लगानी चाहिए। अच्छा, अब इशू ये आ रहा है कि जितनी भी हम यूनिट लग रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी क्वालिटी हो रही है उसको लोकल यूनिट भी लोकल, मतलब जैसे आपने कुछ दरवाजे हैं, कोई और आइटम्स हैं, कुछ जो दूसरी असेंबलीज होती है वो लोकल मैन्युफैक्चर से लेते हैं। अच्छा, अब उसमें जो है आपको पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो होती है वो इंस्टॉलेशन तो यूनिट आपका अंदर होता है, लेकिन जो उसके सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं जो आप वो लोकल इंडस्ट्री से आपको लेने पड़ते हैं मजबूरन, इसलिए कि वो इतनी पूरी दुनिया में चीज होती है, लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे भी हम यहाँ यूनिट सुजुकी प्लांट है, तो अब सुजुकी कॉस्ट को नीचे करने के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करती है तो लाजमी बात है उसमें फिर आपको बहुत सारे फ्लॉज आते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो मतलब आपको वो चीज नहीं निकलती जब आप प्राइस को देखते हैं और क्वालिटी जो है ना नीचे गिरा देते हैं। उस गिराने की वजह से हम बहुत सारी जगहों पे अभी भी हम देख रहे हैं कि हमें सुजुकी के अंदर जो चीजें, जो होंडा के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं वो लोकल हमें जो है वो नजर नहीं आती है। इवन जो मॉडल इंटरनेशनल चल रहा है वो लोकल अभी नहीं हो रहा है, इसलिए कि हम प्लांट की कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहे हो। अच्छा, तो कुछ गवर्नमेंट को भी चीजें चाहिए कि उसमें कुछ रिलीज इस तरह से दे कि जिसमें क्वालिटी भी सही हो और आपका जो प्लांट का जो सिस्टम यहाँ लगा होता है उसमें भी जो है ना आपको। तो क्या ये सब बातें, इनकी जो प्राइसेस हैं, जो प्राइसिंग है, उसको जस्टिफाई करने के लिए काफी है? जिस तरह की प्राइसेस पाकिस्तान में, अब तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस और तमाम तर चीजों में भी रिलीफ दे दिया। गवर्नमेंट रिलीफ तो देती है, लेकिन असल में यहाँ पे इन्होंने कॉस्टिंग अपने प्लांट की लगाई होती है, उसकी फिजिबिलिटी बहुत ज्यादा बना ली है। अच्छा। मतलब वो 6 साल 8 साल मॉडल आपने देखा होगा कि मॉडल भी जो है ना वो बहुत देर तक चलता रहता है, क्योंकि वो उसको अपडेट नहीं करना चाहते, अपग्रेड नहीं करते। एग्जैक्टली, अपग्रेड इसलिए नहीं करते कि वो प्लांट की कॉस्ट नहीं पूरा प्लांट की कॉस्ट प्रॉपर कर पा रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से वो कॉस्ट से ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटी। ठीक है। अब क्वालिटी में वो बहुत सारी लोकल जो है आपने देखा होगा टोयोटा इंडस्ट्री के अंदर, टोयोटा के अंदर जो गाड़ियां हैं वो इंटरनेशनल में जो ऑप्शंस होते हैं वो लोकल के अंदर हमारे पाकिस्तान में नहीं दे पाते जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब जब लोकल में आप बहुत सारी चीजें, हमने एक ग्रेडिंग बना दी, XLI GLI और सारी चीजें होती हैं, उसमें ये हो जाता है कि चलें आप जो है वो हर कैटेगरी को कैप्चर कर लें, जिसमें अगर हर बंदा जो है उसको वो XLI लेने वाला जो होगा उसकी लिमिटेशन होती है कि मेरे पास ये बजट है तो मैं XLI ले लूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वो XLI भी जो दी जाती है तो उसमें भी बहुत ऑप्शन होते हैं, उसमें भी हर चीज की क्वालिटी में मद्देनजर रखा जाता है, उसमें ब्रेक को देखा जाता है, टायर के ब्रांड को देखा जाता है, इवन यहाँ पे जो मतलब आपके जो डैशबोर्ड लग रहे हैं या आपकी जो और अदर एयर बैग्स, खास तौर पे सर, इधर तो एयर बैग्स ही नहीं होते थे पहले गाड़ियों में, तो अब आना शुरू हुए हैं, 2-4 साल हुए हैं मुश्किल से। एयर बैग भी जो है ना यहाँ पे कोई रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। ये भी वो एक कुछ इस तरह की एग्जांपल हुई थी। ये बैरिया टाउन के अंदर एक गाड़ी उल्टी हो गई थी और उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके एयर बैग्स नहीं खुले थे, और वो बड़ी एक टॉप मॉडल असल यही है कि उसमें जो है मतलब हम अब देखें ना तो वो बहुत सारी जगहों पे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जिसमें जो चीजें दी जाती हैं प्रॉपर वक्त पे मतलब वो काम नहीं करते हैं। ABS ब्रेक आप लिख तो देते हैं, लेकिन ABS ब्रेक जब आप जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग काम जो यूनिट होते हैं उसमें नहीं जो है ना वो कभी काम नहीं करते। इसी वजह से कुछ लोग होते हैं जो जापानीज ब्रांड के ऊपर जाते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड के ऊपर जाते हैं, इवन वो यूज में हमारे पास आ रही होती है
अभी आपने बीच में देखा होगा कि इंपोर्ट जो पुलिस उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी थी, तो लोगों ने उसको ज्यादा प्रेफर किया कि हम वहां की यूज गाड़ी ले लें एज कम्पेयर टू न्यू सिविक या कोरोला बन जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। अब वो जो जापानीज ब्रांड होता है उनकी एक अपना स्टैंडर्ड होता है, उनकी अपनी क्वालिटी होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये जो ऑटो पॉलिसी आई थी 2016 से 2021 तक, अभी जून में उसका अख्ताम हुआ है, 8 से 10 बड़े ब्रांड आ चुके हैं, उन्होंने प्लांट्स भी लगाए। आपको क्या लग रहा है कि इन नए ब्रांड्स के आने से क्या कुछ बेहतरी आएगी, कुछ तब्दीली मुतवक्के है आपको? बिग थ्री का जो खात्मा एक हो रहा है नए ब्रांड्स आने से, तो क्या ये भी उन्हीं को फॉलो करेंगे, बिग थ्री को? आपको पता है मैं किन बिग थ्री की बात कर रहा हूं, उन्हीं को फॉलो करेंगे या फिर ये कुछ बेहतरी लाएंगे? देखिए ओवरऑल अभी आप देखें ना तो इंडस्ट्री जो है 1.8 मिलियन पीपल्स की जो है ना उसके अंदर वो एम्प्लॉयमेंट उसमें क्रिएट की हुई है, और अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो इट्स अराउंड 3.5 मिलियन। अब 3.5 लोग इस मिलियन लोग इसमें जो है पीपल्स जो है इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब भी कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर स्पेस की अवेलेबिलिटी भी होती है, और ये आगे बढ़ाना है। जैसे बीच में आपने पॉलिसीज की बात करी कि 2016 से पॉलिसीज आई थी, उसमें प्रोडक्शन तो आप बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी को कंट्रोल करने वाले कहाँ हैं? पाकिस्तान में क्वालिटी चेक करने वाले वो इदारे जो इतने एक्टिव नहीं है जिस तरह उनको होना चाहिए। अब होता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो गाड़ियां प्रोडक्शन में आ रही हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है आप क्वालिटी की नहीं निकालेंगे। लोग मजबूर हैं लोकल लेने के लिए, इसलिए कि प्राइस के डिफरेंस इतना आ गया कि आपने टैक्सेस इतने लगा दिए हैं कि लोकल जो है वो मजबूर है लोकल गाड़ी पे, लेकिन लोकल पे उसको वो कंफर्ट नहीं आता जो इम्पोर्टेड में आता है। ठीक है, तो अब मसला ये आ गया है कि इसको थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि भाई हम थोड़ा प्राइस को क्वालिटी को दोनों को कंपेयर करें, क्वालिटी प्रोडक्ट निकालें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो सके और हम जो है ना कम मतलब जो कंफर्ट चाहिए लोगों को उस प्राइस के अंदर। प्राइसिंग आप देखें ना, आप होंडा सिविक जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त इसकी प्राइस 2.4 मिलियन से 2.4 या एग्जैक्टली, और नाउ इट्स 4.3। मतलब इसमें आप ये देखेंगे अराउंड विद इन 5 ईयर या 4 ईयर जो है ये तकरीबन कोई 2 मिलियन जो है ऊपर प्राइस पर चली गई। अब 2 मिलियन इज टू मच। अब 2 मिलियन में आप दे क्या रहे हैं लोगों को, वो चीज जो है ना उनको नहीं पता। मतलब वो कहते हैं कि बस हम नंबर, अब आप देखें ना जंग सिर्फ चलती है नंबर के ऊपर, टोयोटा ने इतने यूनिट बना लिए हैं, सिविक अपना करोला ने इतने यूनिट बना लिए। इस साल जो है 2000 इनकी सेलिब्रेशन होती है, इवन टोयोटा जो है इस साल वो 4 लाख यूनिट की सेलिब्रेट 2018 की जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और उसने इसी तरह से इनकी, लेकिन आप क्वालिटी नंबर ऑफ व्हीकल्स तो दे रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी दे रहे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अब सुजुकी की बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं कि जो आप करते हैं कि भाई चले कमर्शियल यूज के लिए चलते हैं, उसमें लग्जरियस नहीं देखी जाती, उसमें सिर्फ देखा जाए तो वो बेसिकली उनको ये देखते हैं कि वो कितनी पायदार है, जो लोकल मतलब जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है उसको पायदारी नहीं देखते हैं तो वो लोग उसको यूज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही चीज अगर आप देखें तो अब चाइना के अंदर, मैंने एक अपने आर्टिकल में बड़ा अच्छा उसमें लिखा था कि चाइनीज जो है वो बेसिकली अपना अब ओवरऑल पहले एक टाइम था कि जापानीज ब्रांड जो है वो लोगों के लिए बड़ा वो हो गया था कि हम सब जापानीज पे जाएंगे, इसलिए कि वहां पे बड़ा होती थी कि वो जो जापानीज गाड़ियां होती थी बड़ी मजबूत होती थी, उनके स्पेयर हर जगह अवेलेबल हो जाते थे, और जो इवन इनके बम्पर्स भी आपको याद होगा कि जो 80s में जो गाड़ियां आती थी वो सिल्वर कलर के आते थे। अब वो इतने सॉलिड होते थे कि उसमें मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते कि कभी जो है ना मतलब कोई इस टाइप के इंसिडेंट हुआ कि गाड़ी के अंदर हिट हुआ और गाड़ी पूरी डैमेज हो गई हो, गाड़ी की चलाबाजी, वो रेयर केसेस में ऐसी खबरें मिलती थी। लेकिन अब आप गाड़ी की प्रोडक्शन क्वालिटी देखें तो वो इसका वेट उसका बहुत कम हो गया है, उसकी पावर आपने एफिशिएंसी तो बढ़ा दी है, लेकिन जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो बॉडी आप यूज कर रहे हैं, वो बॉडी उसकी कंपैरिजन में बिल्कुल मैच नहीं करती है। ठीक है, तो क्वालिटी पे हमें जो है ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप अपने प्राइसेस दे रहे हैं तो उसको डिलीवर भी करें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अभी अहमद भाई बता रहे हैं जी 1 मिनट में ज्वाइन करें, उनका सिर्फ व्यूज ले पाऊंगा मेरे ख्याल में प्रोग्राम एंड करने से पहले। मैं आपसे जब तक एक चीज भी जानूंगा, एक चीज में से ये जानूंगा कि ये जो हुकूमत है, पीटीआई के हवाले से जरा बात कीजिएगा, ये सीरियस लग रही है आपको? जिस तरह इन्होंने कुछ छूट दी है, कुछ टैक्स में भी, तमाम तर चीजों में, कुछ और भी पॉलिसीज कही जा रही हैं कि आवाम की पहुंच में दस्तरस में गाड़ी लाने के लिए कुछ नई लोन पॉलिसीज भी आने वाली हैं ऑटो लोन के हवाले से। ये गाड़ियों की क्वालिटी, मयार, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से भी कुछ गवर्नमेंट सीरियस लग रही है आपको पीटीआई पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में? हाँ मलिक साहब, मसला ये आ रहा है कि आप इस सीरियसनेस को इस तरह से देखें कि आप जनरल टायर को बॉन्ड कर देते हैं कि भाई जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वो जनरल टायर ही यूज करेगा, मतलब ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो टायर्स होते हैं वही लोकल वाले यूज करेंगे, लेकिन जनरल टायर की क्वालिटी तो आप देखें, ठीक है, मतलब जनरल टायर जो बना रहा है उसकी क्वालिटी पे कोई भी चेक नहीं करता।
उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी कंफर्ट नहीं होती कि इवन अब गाड़ी चल रही होती है तो नॉइस क्रिएट करती है। इवन जो भी जो 40 लाख की या 45 लाख की गाड़ी ले रहा है वो जर्नल टायर आप उसको दे रहे हैं, तो लेकिन उसकी टायर की क्वालिटी उसके साथ कंपेयर नहीं करती है, मैच ही नहीं करती है। तो आप ये पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट करती है, पीटीआई सही है, अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो वो लोन पे लोग गाड़ियां तो लेंगे, सारी चीजें लेंगे, लेकिन अगर हमको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो लाजमी सी बात है जैपनीज गाड़ी आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चीज नहीं दे पाएंगे तो लोग जैपनीज में मूव करेंगे। जैपनीज में मूव करेंगे तो उनके लिए जो आपको जो इम्पोर्ट के ऊपर भी मसला बन जाएगा, आप इम्पोर्टेड कार को कैसे जो है ना वो आप पे टैक्सेस बढ़ा देंगे। अगर लोग जहां रुझान करते हैं तो आप जो है ना फीसेस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये कि गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आए तो लोकल को आप दें, लेकिन लोकल की जो दूसरी मतलब जो क्वालिटी के ऊपर उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी प्लीज जी जरा अहमद जवाद साहब को कॉल लगाएं जी। बिल्कुल बताया जा रहा है कि ही इज रेडी, ही इज प्लीज 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 एक दफा उनको ट्राई करें। मैं चाहूंगा उनको कमेंट इस पे लास्ट ले लूं, मेरे पास लास्ट मिनट है। और अच्छा फरहान भाई मुझे जरा क्योंकि अहमद भाई भी आ रहे हैं, उनकी कॉन्फर्मेशन अभी आई है, कहीं वो फंस गए थे किसी मसले में। मैं चाहूंगा कि उनका 1 मिनट का कमेंट जो है ना उनसे ले लूं। जी जी अच्छा फरहान भाई आप मुझे जब जाते जाते सिर्फ इतना जरूर बता दीजिएगा कि अवाम जो है पाकिस्तान की उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, अवाम के हवाले से अवाम क्या उम्मीद रख सकती है, और अवाम अगर खुद से स्टैंड ले तो किस तरह का स्टैंड अवाम ले सकती है? देखिए आवाम को ये चाहिए कि आप जब भी यूनिट अपना मतलब बुक कराते हैं, जो आजकल तो आप देखें ना फोन की भी एक अलग मार्केट बन गई। मतलब इवन आप लोकल प्रोडक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन जो गैप आ गया है कि आपकी डिलीवरी टाइम जो है वो 9 मंथ से चला गया, इवन 1 ईयर का। इवन कुछ प्रोडक्शन यूनिट आपका जो इतनी डिमांड आ गई है कि वो यूनिट डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो अब आप आवाम को रिलैक्सेशन कैसे देंगे? रिलैक्सेशन इसलिए दे सकते हैं कि भाई चले अगर आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं जिसको प्लांट लगाने की दें, तो उनको ये बताएं कि आपने मिनिमम महीने की प्रोडक्शन ये करनी है विद गुड क्वालिटी, सही है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। और ये चीजें जब साइन होती है, जब आप प्रॉपर तरीके से किसी इन्वेस्टर को, इम्पोर्टर को इन्वेस्ट करने के लिए आप कहते हैं, तो वो जो भी बाहर की इन्वेस्टमेंट लेकर आता है तो उसमें जो है उनके फेयर एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर मेरी कोशिश थी कि अहमद जवाद साहब हमें ज्वाइन करते, आपकी बातें उन तक पहुंचाते, उनसे भी सुनते हुकूमत क्या कर रही पीटीआई इस हवाले से, लेकिन इस पर एक और मजीद प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने माजरत कर ली कि आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन इसको मैं चाहूंगा कि उठाएं और इस पर हम बात करें। फरहान अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपको भी इंशाल्लाह दोबारा मदू करेंगे। बड़ी जबरदस्त आपने बातें की, एक्सप्लेन किया। नाज़रीन आज के लिए इतना है, बिल्कुल जी हेडलाइंस की तरफ जाना है। इंशाल्लाह आपसे कल होती है मुलाकात 10 बजे। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। फी अमानिल्लाह, बिस्मिल्लाह।